गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले संविधान का भाग 1 पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे भाग 2। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान के विकास की सीढ़ियाँ कौन कौन सी थी, संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में। ठीक है। और इसका एक भाग हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, अब उसका दूसरा भाग आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने 10 पढ़ा दिया है, तो ये है 11वां नंबर। ठीक है। 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाना था और इसके लिए सदस्यों का नियुक्ति किया जाना था। ठीक है। और सदस्यों को नियुक्ति के लिए निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार दिया गया। ठीक है। पहले अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश बजट पेश करते थे, लेकिन उस पर भारतीयों को बहस करने का या फिर प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब 1892 ईस्वी का अधिनियम आया तो इस पर भारतीयों को बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है। और यहाँ देखिए, मार्ले मिंटो अधिनियम ऐसे तो होना चाहिए 1909 का अधिनियम, सुधार अधिनियम, लेकिन इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों पड़ा? ठीक है। क्योंकि उस समय सचिव थे, भारत सचिव मार्ले थे और मिंटो थे उस समय वायसराय थे, इसलिए इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार रखा गया। ठीक है। सचिव कौन थे? मार्ले थे। और मिंटो कौन से? वायसराय थे। सेम टू सेम पहले जैसा ही था, 1892 के अधिनियम के जैसा ही, कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का क्या करना था? विस्तार करना था, इसके लिए सदस्यों की नियुक्ति करनी थी। तो इस समय क्या किया गया? विधान मंडलों की आकार एवं शक्ति में विस्तार किया गया। ठीक है। अब भारतीयों को सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। पहले केवल बजट पे बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ? सार्वजनिक विषय पर भी प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार दिया गया। और इस समय पृथक निर्वाचन पद्धति, मुस्लिमों के लिए पृथक यानी अलग निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। ठीक है। और इसी कारण इस समय कौन थे? वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न आएगा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति कब आरंभ किया गया? तो 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। ठीक है। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है। 13 नंबर पे आते हैं। अगला जो संविधान का विकास का सीढ़ी था वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम को हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जानते हैं। सेम टू सेम पहले जैसा ये मोंटेग्यू था वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। इस समय क्या हुआ? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। ठीक है। प्रथम था उच्च सदन और दूसरा था निम्न सदन। उच्च सदन जिसे हम लोग आज राज्यसभा के नाम से जानते हैं और निम्न सदन जिसे हम लोग आज लोकसभा के नाम से जानते हैं। उस समय राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 60 थी और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 44 थी। ठीक है। और इस द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ करने के बाद इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है। पहला देखिए, यह है आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में क्या किया गया था कि आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। ठीक है। और इसके प्रति वे लोग उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन दूसरा था हस्तांतरित विषय, और इस विषयों का संचालन
गवर्नर तथा विधान परिषद के उत्तरदायी सदस्यों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यहाँ देखिए इसी समय क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू होता है और इसके जनक थे लियोनस कार्टियस। कौन थे? लियोनस कार्टियस। द्वैत शासन के जनक माना जाता है इनको, लियोनस कार्टियस को। और इस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है 1892 ईस्वी में, 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को मिलता है और 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष था। 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष था, लेकिन वही 1919 आते आते प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, और इस समय सांप्रदायिक चुनाव होता है जिसमें सिखों को मौका दिया जाता है, ईसाइयों को एवं आंग्ल भारतीयों को मौका दिया जाता है। और इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन जब 1919 का भारत शासन अधिनियम मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो इस सुधार के तहत महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। और इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है, अब 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। एग्जाम में प्रश्न आता है कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1935 में किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। और इस समय प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया, अपने हिसाब से वे कानून बना सकते थे, राज्य का संचालन कर सकते थे। और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था 1919 में। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था 1919 में और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस थे, लेकिन 1935 आते आते प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों को स्वायत्ता दे दिया जाता है, अपने से रूल बनाएंगे और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन लागू करने के बाद 3 प्रकार की सूचियां बनाई जाती है। ठीक है, पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी, राज्य सूची जिस पर केवल राज्य ही कानून बना सकती थी और समवर्ती सूची जिस पे दोनों कानून बना सकते थे। ठीक है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में किया गया। ठीक है, जो आगे चलकर 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट बना दिल्ली में। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत संघीय बैंक की भी स्थापना की गई 1935 ईस्वी में, जिसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया 35 में, शुरुआत किया गया था 19 में। प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया 35 में और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया 35 में ही। और 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया कब? 1935 में ही, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। उस समय संघ सूची में 59 पद थे, राज्य सूची में 54 था और समवर्ती सूची में 36 था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। उन्नीस 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1947 का भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की
ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली था। ठीक है, तो ये क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसने क्या किया, घोषणा किया कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम का प्रस्ताव रखा और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। ठीक है, पहले क्या किया, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को वो घोषणा किया कि हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। और 30 जून 1947 को क्या किया कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए उसने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव रखा और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उसको स्वीकृति मिल गई, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनेंगे। उस प्रस्ताव के तहत जो स्वीकृति मिली थी उसके तहत क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत को बांट करके भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनेंगे। ठीक है, और जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत पर शासन होगा। ठीक है, क्या कहा कि जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक भारत का जो शासन होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा द्वारा सदस्यों की नियुक्ति होती है और संविधान बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो कुछ विशेष तथ्य है जो हम आगे इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ विशेष तथ्य है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया, तो 74 में किया गया। किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिए 1909 के भारत शासन अधिनियम, इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया और सर्वप्रथम मुस्लिमों को यह व्यवस्था का लाभ मिला। उसके बाद क्या होता है, 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, जिसमें मोंटेक्यू उस समय भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, इसके तहत द्वैत शासन, इसके जनक है लियोनस कार्टियस। ठीक है, इस समय क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टियस, और 1919 के तहत ही लोकसेवा आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष है कि भारत में इसी अधिनियम के तहत संघीय शासन प्रारंभ हुआ था, केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ हुआ था, ईसाइयों को, यूरोपियों को और हरिजनों को। ठीक है, जिसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और शेयर भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।